नमस्कार प्यारे साथियों, जिस तरीके से वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे। वादा ये था कि हमें एयरफोर्स, नेवी एंड आईसीटी के लिए डेली जीके का हमें आपको डोज देना है। अब बेसिकली डोज का मतलब होता है खुराक देना, और वही खुराक है जो एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक मैप बनाया है जो कि इंडिया का ही है। थोड़ा इसके अंदर रो हाथ से किया है तो थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हमारे देश का अगर नक्शा देखें, क्योंकि जब भी जीके की शुरुआत होती है भारत की जीके की, तो भारत का मैप सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम बिल्कुल इसका मैप देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये भारत का क्या है, मैप है। इस तरीके का भारत का मैप है। और हम देख पाते हैं कि हमारे देश से बहुत सारे देश क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। बहुत सारे देश हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। और हमारे देश का जीके तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही, ये देश का जीके भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ तो हमारे भारत के अंदर देखिए आप, भारत में 28 राज्य में 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो आप बोलेंगे 28 राज्य हैं, और 8 क्या है, यूटी है। देखिए, ये एक राज्य है आपका केरल, एक आपका राज्य यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो कि ये गोवा वाला, ये आपका गुजरात वाला है। नीचे आएंगे तो गोवा देखने को मिलेगा। ऊपर राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इधर उत्तराखंड है आपका, इधर सेवन सिस्टर है, सिक्किम है, इधर पश्चिम बंगाल है। तो इस तरीके से हमारे देश को भी हमने अलग अलग पार्ट में बांटा, और उन पार्टों को हमने राज्य का नाम दिया, स्टेट का नाम दिया। और हमारे देश के अंदर अगर बात की जाएगी तो 28 स्टेट रहेंगे और 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। 8 यूनियन टेरिटरी रहते हैं। देखिए, जो स्टेट वाला है वो थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेट हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो जरूर आप स्टेट के बारे में तो जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से स्टेट है। तो मैं आपको यूनियन टेरिटरी जरूर बता देता हूँ। यूनियन टेरिटरी यूटी से ही हम डिनोट करेंगे। तो यूनियन टेरिटरी में आप लिखिए, यहीं से आपकी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू है मामला। यहाँ से एग्जाम में क्या है, इंपॉर्टेंट मामला शुरू हो जाता है। तो लिखिए आप यूटी के अंदर है, सबसे पहले आप लिखिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा यूनियन टेरिटरी आप लिखिए, दूसरा कौन सा होगा, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आ गया। दूसरा लिखिए लद्दाख, लद्दाख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख। तीसरा आप लिखिए दोस्तों चंडीगढ़, चंडीगढ़। चौथा आप क्या लिखोगे, चौथा आप लिखिए अंडमान एंड निकोबार। बेसिकली अंडमान और निकोबार ये है, सॉरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीप यहाँ पे हैं, ये हमारे देश के हैं, इसलिए इनको संयुक्त रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, और इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। पांचवा है दोस्तों दादर नागर हवेली व दमन और दीव। देखिए दमन और दीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहले ही अलग अलग थे, दमन और दीव और दादर नागर ये लगे थे। 2020 में इनको जोड़ दिया गया, 2020 में मैंने साइन लगा दिया, जोड़ दिया गया ना, दोनों को जोड़ दिया गया, एक बना दिया गया। अच्छा, छठवा क्या लिखा, छठवा आप लिखिए दिल्ली, दिल्ली लिखिए। और आप सातवां लिखिए लक्षद्वीप, ठीक है। अब लक्षद्वीप हो गया है दोस्तों सातवां, और एक और बचा है आपका, कौन सा बचा है, पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब समझिए मेरी बात, अब इनकी कभी कभी राजधानी भी कैपिटल भी पूछी जाती है। स्टेट के बाद में कैपिटल को डिस्कस करेंगे, पहले ये इंपॉर्टेंट है इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। तो इनकी अगर आपको यूपी की अगर कैपिटल पूछे
राजधानी पूछे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूटी की कैपिटल क्या है ना। यूटी, इधर यूटी है आपके, इधर इनकी कैपिटल है। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर कैपिटल देखते हैं तो दोस्तों इनकी दो भागों में हमने क्या बांटी है, राजधानी बांटी है। एक शीत के अंदर, एक गर्मी के अंदर, एक विंटर्स की, एक समर्स की। समझिए क्यों बांटा है। देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, तो आप जानते हैं कि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया जाता है वो आपका कैपिटल के अंदर ही किया जाता है, राजधानी के अंदर ही किया जाता है। राजस्थान है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी वर्क देख लीजिए, गवर्नमेंट भी अपना वर्क कहाँ पे करेगी, जयपुर में करेगी। तो सबसे ज़्यादा कैपिटल में किया जाता है। लेकिन सर्दियों के अंदर आप पता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो उस इलाके में काम करना एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं परेशानी वाला हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा अलग शिफ्ट कर देते हैं। यानी कि जो भी जितना भी काम है स्टेट का वो अब उधर होगा कुछ समय के लिए। तो कुछ राज्यों को ऐसा करना पड़ता है, इसलिए दो दो राजधानी होती है समय के अनुसार, एक विंटर्स की और एक समर्स की। तो यहाँ पे जो सर्दियों की राजधानी है वो जम्मू है, और गर्मियों की राजधानी है वो क्या है, कश्मीर है। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी दो कैपिटल है, एक आपकी लेह है जो सर्दियों के अंदर है, और एक आपकी कारगिल है जो आपकी गर्मियों की राजधानी है। ठीक है। ऐसे ही अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ तो हमें पता है हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। अच्छा, अंडमान निकोबार की देखिए, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या आ जाती है आपकी, और दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इसकी आपकी दमन ही रह जाती है। दिल्ली की राजधानी की बात करें, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हो जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी, देखिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, कावारती, और पुडुचेरी की राजधानी है पांडुचेरी। ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी दो है दोस्तों, सर्दियों की जम्मू है, गर्मियों की कश्मीर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा और बता रहा हूँ मैं। तो साथियों जब मैंने पिछली बार, जब मैं पीछे जाकर देखा तो वीडियो बंद हो चुका था अचानक, और जब मैंने देखा कि आखिरी के अंदर मैंने अंडमान और निकोबार की मेरे से जो कैपिटल थी वो छूट गई थी, अंडमान और निकोबार की, निकोबार की जो कैपिटल थी दोस्तों वो मेरे से छूट गई थी। ये याद करना, इसकी जो कैपिटल होती है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार क्या है तो दोस्तों बहुत सारे द्वीपों का समूह है, उनको हमने एक नाम दे दिया जिसको बोलते हैं अंडमान में निकोबार द्वीप समूह है। इसके अंदर बहुत सारे द्वीप हैं और इनमें एक द्वीप पर आपकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो ये राजधानियाँ तो हमने पढ़ ली दोस्तों, लेकिन देखिए हमारे देश से बहुत सारे जो देश हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा देश हमारे देश के साथ में सीमा साझा करता है और कितनी किलोमीटर करता है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, कि कौन सा देश किस राज्य से करता है सीमा साझा, ये हम धीरे धीरे जब हमारा लेवल बढ़ेगा ना तब करेंगे। तो मैं पहले ये करता हूँ कि आप है ना इसको 2-3 दिन तक आप इंडिया का मैप देखो, गूगल पर सर्च करके देखो, और धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इधर बांग्लादेश तो इधर है, तो इधर वाले राज्यों से भी टच करेगा। धीरे धीरे आप करने की स्किल को डेवलप कर लोगे। लेकिन अभी मैं आपको ऐसे समझ रहा हूँ कि आपका अभी तक क्या है, एकदम डाउन है रिजल्ट, इस तरीके से समझा जा रहा है। अब देखिए सीमावर्ती देश वह बाउंड्री। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अफगानिस्तान को लेते हैं, ये हमारे देश के साथ में सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान। और इधर हम लिखते हैं कंट्री और इधर लिखते हैं किलोमीटर। तो दोस्तों ये अफगानिस्तान है, वो हमारे देश से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान दोस्तों हमारे देश से जो सीमा साझा करता है वो बेसिकली 3323 करता है। ठीक है। फिर आता है दोस्तों चाइना। तो जो चाइना हमारे देश से सीमा साझा करता है वो आपका करता है 348 किलोमीटर। और जो 4 नंबर पर है दोस्तों वो आपका है नेपाल। नेपाल हमारे देश से जो सीमा साझा करता है दोस्तों वो 1752 किलोमीटर करता है। अगर दोस्तों भूटान का देखा जाए, भूटान कितना
हमारे देश के साथ में सीमा साझा करता है, तो भूटान हमारे देश से जो सीमा साझा करता है वो करता है 699 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश पूछा जाए आपसे, बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हमारे देश से जो सीमा साझा करता है वो करता है 4096 किलोमीटर। अब क्या बच गया, म्यांमार बच गया। तो दोस्तों जो म्यांमार हमारे देश से सीमा साझा करता है वो करता है आपका 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देश हमारे देश के साथ में सीमा साझा करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा हो रही है हमारे देश की, वो आप देख सकते हो, मैक्सिमम जो सीमा साझा हो रही है वो आपकी बांग्लादेश के साथ में हो रही है, और सबसे कम जो दोस्तों सीमा साझा हो रही है तो आपके अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा हो रही है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा किस देश के साथ में करता है, बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम किसके साथ में करता है, अफगानिस्तान के साथ में। अच्छा दोस्तों, कुछ ये चीज़ें भी याद करना। हम देखते हैं, मैं एक बार इसको मिटा दूँ। दोस्तों जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है, जिसे लाइन बॉर्डर हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, सीमा लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी आपकी सीमा लाइन हो रही है दोस्तों, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। और दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा साझा हो रही है, अच्छा पहले एक बात याद रखना, पहले इस बांग्लादेश ये क्या था, पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। फिर इसको आज़ाद करवा दिया गया हमारे देश के द्वारा ऑपरेशन चलाकर, तो फिर इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। तो बांग्लादेश के साथ में जो सीमा साझा होती है वो कौन सी होती है, रेड क्लिफ ही होती है। हम लिख सकते हैं बांग्लादेश और इंडिया के साथ में रेड क्लिफ रेखा है, इसको रेड क्लिफ रेखा बोला गया दोस्तों, सीमा लाइन। ठीक है। अगर मैं कहूँ अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा साझा होती है उस लाइन को क्या कहती है, तो अफगानिस्तान के साथ में जो होती है दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ में उसको बोला जाता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, अफगानिस्तान के साथ में जो सीमा है उसको डुरंड रेखा बोला जाता है। फिर आपकी चाइना के साथ में, चाइना प्लस इंडिया के साथ में जो रेखा बन रही है दोस्तों, बाउंड्री रेखा, उसको बोला जाता है मेघमोहन रेखा। मेघमोहन रेखा। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मेघमोहन रेखा इंडिया के साथ में किस देश के और अलग है, तो चाइना। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमावर्ती रेखा को कहा जाता है, अफगानिस्तान और इंडिया। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश इंडिया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अच्छा, ये जो देखो इस पॉइंट को क्या है, ये दोस्तों जल है, यहाँ पे क्या है, जल है, यहाँ पे क्या है, जल है, बंगाल है ना, इधर अरेबियन सी है, इधर देखते हैं हिंद महासागर है। अब देखो दोस्तों, जो सागर, जो जल मरुमड्ढी भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, उसको बोलते हैं पाक जल मरुमड्ढी। पाक जल मरुमड्ढी श्रीलंका प्लस भारत, भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला जो जलमार्ग है दोस्तों, उसको बोला जाता है पाक जल मरुमड्ढी। आप ऐसे अब एकदम से क्वेश्चन आ जाता है कि पाक जल मरुमड्ढी क्या है, तो आप लगा देते हो पाकिस्तान के साथ में, लेकिन नहीं, पाक जल मरुमड्ढी श्रीलंका और भारत के बीच में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और चलिए, और क्या पूछा जा सकता है, ये प्लान अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से मैं अगर एक रेखा ऐसे खींची तो उत्तर से दक्षिण में एक रेखा खींची, ये कितनी मीटर है, 3214 किलोमीटर लंबा है। यानी कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 3214 किलोमीटर लंबी है। अगर मैं यही आप कहेंगे कि ऐसे बताओ, तो याद करना, अगर आप बोलोगे कि भारत की पश्चिम से लेकर पूर्व तक की कितनी लंबाई है, तो ये आपकी हो जाती है दोस्तों 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है पूर्व से पश्चिम की तुलना में। ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। तो मैं लिख देता हूं, भारत नॉर्थ साउथ लंबाई
3214 और इधर लिख देता हूँ ईस्ट वेस्ट, ये आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिण में यही तो बिंदु है, ये भारत का ही तो पार्ट है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर मत जाओ दोस्तों, सबसे दक्षिणतम अंडमान निकोबार पर जाओ। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है उसको बोलते हैं दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार में। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रही तो वो इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ये मैंने बताया था लद्दाख में, लद्दाख। तो यहाँ पर पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ पे नहीं है, बेसिकली यहाँ पर है क्योंकि सबसे उत्तर में लेना है। तो ये और ये कहाँ पे आता है दोस्तों, लद्दाख के अंदर। कहाँ पे, लद्दाख। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। ठीक है, अब देखो सबसे उत्तर में कौन, लद्दाख। तो लद्दाख में इंदिरा कोल। सबसे दक्षिण में कौन, पोर्टेबल अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब देखो सबसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु को बोला जाता है दोस्तों कीबीथु। क्या बोला जाता है, कीबीथु, कीबीथु। और ये दोस्तों आपका अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में है कीबीथु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों कीबीथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इसको बोलते हैं दोस्तों गोहर माता। और ये कहाँ पे है, बेसिकली गुजरात में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर माता जो कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात के अंदर है। तो बेसिकली ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ये आपने देख लिया, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर कौन सा देश किस क्रम में है, ऐसे हम कुछ देश देखेंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का घटनाक्रम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपके रशिया का है, रूस का मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्षेत्रफल। दूसरे पर आता है दोस्तों रूस के बाद में कनाडा जो आपके नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका में है बिल्कुल। इसकी राजधानी ओटावा। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी भी लिखते जाना मॉस्को। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, मॉस्को। अच्छा अब देखो दूसरा, देखो दूसरे पर है दोस्तों आपका कनाडा। कनाडा क्या आता है दोस्तों, ओटावा। ठीक है, 3 नंबर पर दोस्तों आता है चीन। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। अच्छा 4 नंबर पर आता है दोस्तों अमेरिका। क्या आता है, अमेरिका। और अमेरिका की है दोस्तों वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। 5वें पर आता है दोस्तों ब्राजील। 6वें पर आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पर आता है दोस्तों भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा नंबर, 7वां नंबर। अच्छा अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए विश्व में तो भारत का 2.4% भाग क्या करता है, भारत कवर करता है। अच्छा भारत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल 32,67,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और अगर मान लीजिए कि विश्व का क्षेत्रफल 100% है तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। अच्छा भारत 7वें नंबर पर आता है सभी देशों में। अगर भारत पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए, पॉपुलेशन में तो अभी तक देखिए 2011 की जनगणना ही चल रही है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की पॉपुलेशन नंबर 1 पर हो गई है।
लेकिन आंकड़ों के हिसाब से नहीं चलेंगे, बिल्कुल जनगणना के हिसाब से ही चलेंगे। तो 2011 की जनगणना ये कहती है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2 नंबर पर है, और यहाँ पे 121 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन बताई जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए जानने की बहुत ज़्यादा जरूरी थी। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा और बताता हूँ। अगर आपको पूछे भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा, तो देखिए मुद्रा के अंदर भारत की मुद्रा है ना वो भारतीय रुपया है। अगर ऑप्शन में रुपया और भारतीय रुपये रहे तो आपको भारतीय रुपया पर करना है, भारतीय रुपया। ठीक है, भारतीय रुपया। अच्छा, भारत की राजधानी क्या है, कैपिटल, तो सब जानते हैं कैपिटल क्या है, नई दिल्ली। पहले क्या थी, पहले दोस्तों अंग्रेजों के टाइम क्या पश्चिम जो आपकी कलकत्ता थी वो राजधानी थी, फिर उसको चेंज कर दिया गया था 1911 के लमसम, और कैपिटल यहाँ पे क्या हुई, नई दिल्ली हो गई। अच्छा, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है, भारत के बारे में हमने ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ ली है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो इम्पोर्टेंट है। और हाँ, और भी एक चीज़ वो लिखिए, एक चीज़ वो लिखिए, फिर हम कल नेक्स्ट आगे का जो रवैया है वो चलाएंगे। एक टॉपिक और बच गया है, इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों देखिए हमारे देश में क्या बज रहा है, क्या समय हो रहा है, हम ये किससे निर्धारित करते हैं, जीएमटी से, जीएमटी से। ठीक है, तो भारत का जो जीएमटी है दोस्तों वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अच्छा, ये जो भारत का जीएमटी है दोस्तों ये किस राज्य से होकर गुजरता है, तो ये यूपी दोस्तों यहाँ पर है, इससे गुजरता है ना, तो ये यूपी से। यूपी में क्यों, क्योंकि जीएमटी को हमने देखा कि विश्व के अंदर जीएमटी है ना लंदन से होकर गुजरता है, एक पार्टिकुलर स्थान दिया, ऐसे ही हमने यूपी के अंदर व्यवस्था थी उसके हिसाब से हमने यूपी को यहाँ पे टारगेट किया, बाकी अलग अलग राज्यों से जाता है नहीं लिखाऊंगा। तो ये यूपी के मिर्जापुर से कि नैनी एक शहर है दोस्तों इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूपी में। ठीक है, से होकर जाता है। ठीक है, भारत का जो जीएमटी है दोस्तों वो आपका मिर्जापुर के नैनी इलाहाबाद यूपी से होकर जाता है और 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। ये बेसिकली ये जीएमटी जो है ना ये जो क्या है, तो ये रेखा ही है, ये रेखा ही है जो समय का निर्धारण करती है। तो ये 5 राज्य कौन से हैं, तो इसमें आपको पहला जो राज्य है दोस्तों वो यूपी ही है, दूसरा यहाँ पे एमपी है, तीसरा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और चौथा है दोस्तों उड़ीसा, 5वां यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर जीएमटी गुजरता है भारत का, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये हमारा देश का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना ज़्यादा है, 5.5 घंटे आगे है हमारा समय, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। एक बात याद रखना दोस्तों, अच्छा ये कैसे निकला, तो इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं, 1 डिग्री को पार करने में 4 घंटे लगते हैं, तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा। जो जीएमटी है दोस्तों वो हमने 0 डिग्री देशांतर मान की है ना, उससे हम देखते हैं तो हमारा देश 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ बताने लूँ, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, देखिए अगर ये पृथ्वी है तो अक्षांश होती है, जो ऐसी आडी लाइन होती है उनको अक्षांश बोला जाता है, और ऐसी जो सीधी लाइन होती है उनको देशांतर बोला जाता है। तो अक्षांश की अगर संख्या की बात करेंगे दोस्तों, अक्षांश की अगर बात करेंगे तो अक्षांश कितनी होगी आपकी, अक्षांश आपकी दोस्तों 180 अक्षांश होती है, 180 होते हैं, और जो देशांतर होते हैं दोस्तों वो आपके कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो देशांतर आपके 360 होते हैं और अक्षांश आपके 180 होते हैं। ग्लोब के अंदर अक्षांश ये पूरा एक है ना, इससे अगर इसको 3D एनिमेशन से देखो तो ये पूरा अक्षांश एक है, फिर ये दूसरा अक्षांश है, लेकिन देशांतर के अंदर एक ही है, फिर ये पीछे से घूमकर आएगी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ।
जैसे इसको समझिए, ये है हमारी पृथ्वी। तो अब देखिए ये पृथ्वी है ना, तो अब मान लीजिए ये है, तो ये जो सीधी रेखा है, ये जो क्या है सीधी रेखा है, वो देशांतर है। अच्छा, पृथ्वी का मान लीजिए कि सेंटर ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक देशांतर हो गया, और पीछे वाला देशांतर भी गिनती में आएगा, तो ये 2 देशांतर हो गया। यानी कि पूरी की पूरी एक लाइन क्या बना रही है, 2 देशांतर बना रही है। तो ऐसी 160 लाइन बनती है ग्लोब में ना, खड़ी एक्सिस 180 लाइन बनती है, तो 360 देशांतर हो जाते हैं टोटल। लेकिन मैं मान लीजिए इसको पलट दूं, तो ये अक्षांश भी पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है। तो ऐसे 180 आपके क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे अक्षांश। ठीक है, सॉरी 181 कर लीजिए आप, यहाँ पे 181 कर लीजिए। 181 कैसे हुई, 181 इसलिए हुई दोस्तों, एक तो 0 डिग्री है, फिर 90 ऊपर है और 90 नीचे है, तो टोटल 181 आपके क्या हो जाते हैं, अक्षांश हो जाते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, ये अक्षांश आगे वाली रेखा, अगर इसको सीधा कर दूं तो ये देशांतर बन गया। लेकिन ये अलग अलग होती है, ऐसे नहीं, ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, नहीं, ये देशांतर पहले से ही डिनोट की हुई है, काल्पनिक रेखाएं होती है ना। और अगर मान लीजिए कि जीएमटी ये है दोस्तों, जीएमटी ये है जिसको हमने ग्रीनविच रेखा मान रखा है, ग्रीनविच माध्य जो समय है, मानक समय, ग्रीनविच मानक समय, ग्रीनविच मानक समय। देखिए किसी भी देश का जो निर्धारण होता है समय का, वो आपका 0 डिग्री से होता है, 0 डिग्री से होता है, 0 डिग्री देशांतर से होता है। उसके पीछे जैसे ये 0 डिग्री देशांतर है ना, तो इसी के पीछे है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर, और इसी 180 डिग्री को बोला जाता है जीएमटी। क्या बोला जाता है, 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री है दोस्तों, उससे समय का निर्धारण होता है, याद रखना ग्रीनविच से समय का निर्धारण नहीं होता है। लेकिन ग्रीनविच से क्या है, तो ग्रीनविच देशों से गुजारी हुई है, यानी कि ये देशों से गुजारती और इससे समय का निर्धारण होगा, इससे समय का निर्धारण होगा 0 डिग्री से, और 180 को जीएमटी बोलिए, ये देशों से गुजारती। तो अब इस 0 डिग्री से कोई देश कितना बढ़ा रहा है, उसी के हिसाब से उसका समय निर्धारण किया जाता है। तो जीएमटी लंदन से होकर जा रही है, हमारा देश इसके पूर्व में है, हमारा देश मान लीजिए यहाँ पर 82.5 डिग्री पर स्थित है इस जीएमटी से, है ना। इसको माना नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मान सकते थे, लेकिन भी टाइम का डिफरेंस आता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है यहाँ पे, इसलिए बीचों बीच से गुजारी गई इसको जीएमटी को, हमारे देश से। इसको टेढ़ा मेढ़ा गुजार सकते हैं, और ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्योंकि एक देश में 2 टाइम आ जाती है तो फिर लंबा हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए 68 से ये भारत का जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 8 मिनट है। और जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मेरे को चीज़ पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन दिमाग से आउट हो गया, उसके लिए क्षमा मांगूंगा। बाकी ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट करवा दी है, आपकी इंग्लिश समझ में आ गया होगा। अगर वो आपको वॉलीबॉल वाला समझ में नहीं आया तो उसको वापस से मैं एक नया वीडियो बनाया जाएगा, उस पर धमाकेदार, उसको समझ लेना, उससे समझ में आ जाएगा। और बाकी का आपको मैंने कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।